जितेश एक गरीब लड़का है। उसके मम्मी पापा किसान हैं और खेती करके अपना घर चलाते हैं। जितेश पढ़ाई में सबसे अच्छा स्टूडेंट है। सभी टीचर अक्सर बच्चों को जितेश का एग्जाम्पल देते हैं। देखो, तुम लोगों को साल भर पढ़ाया, फिर भी ये हाल है। और एक जितेश है जिसको एक बार पढ़ाने में ही सारी बात समझ में आ जाती है। देखना, एक दिन ये बच्चा हमारे स्कूल का नाम रोशन करेगा। जिस तरह टीचर जितेश को पसंद करते थे, उसी तरह एक मैडम जितेश से नफरत करती थी। वो अक्सर छोटी छोटी गलतियां ढूंढती थी ताकि जितेश को डांट सुना सके। बच्चों, सभी ने अपना होमवर्क कंप्लीट किया? क्या कोई ऐसा है जिसने अपना होमवर्क नहीं किया? मैडम कक्षा में घूमने लगती हैं। तभी उनकी नजर जितेश पे पड़ती है, जबकि क्लास में सबसे पीछे बैठा है वो। जितेश की स्कूल ड्रेस पुरानी है और थोड़ी फटी हुई भी है। मैडम जितेश को खड़ा करती है। ए लड़के, ये तुम्हारी ड्रेस को क्या हुआ? मिस, मेरी ड्रेस फट गई है। अच्छा, मुझे लगा चूहों ने कुतर दिया है इसे। मैडम की बात सुनकर सभी बच्चे हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। इस तरह बच्चों को खुद पे हंसना देख जितेश को बुरा लगता है, पर वो कुछ भी नहीं कह पाता और अपनी नजरें झुकाते हुए और चुपचाप खड़ा रहता है। इस तरह चुपचाप भूत जैसे क्यों खड़े हो? जितेश कुछ भी नहीं कहता। जब स्कूल यूनिफॉर्म बनाने की तुम्हारी हैसियत नहीं है, तो इतने बड़े स्कूल में एडमिशन क्यों लेते हो? जाओ, जाकर किसी सरकारी स्कूल में पढ़ो, गरीब कहेंगे। मैडम की इस बात पे भी बच्चे वापस से हंसने लगते हैं और जितेश का वापस मजाक बन जाता है। इस तरह बार बार अपनी बेइज्जती देख जितेश की आंखों से आंसू निकल आते हैं और वो रोने लगता है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते हैं और वो टपक कर उसकी नोटबुक पे गिरने लगते हैं, जिससे नोटबुक पर लिखे पेन की स्याही इधर उधर फैल जाती हैं और सारा का सारा होमवर्क खराब हो जाता है। तभी मैडम उसे आगे बुलाती हैं। तुमने अपना होमवर्क पूरा किया? हाँ मिस, मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट किया है। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। अपनी नोटबुक लेकर आओ। जितेश टेबल पर नोटबुक खोल के रख देता है। जैसे ही मैडम की नजर नोटबुक पर पड़ती है, वो जोर से चिल्लाती हैं। ये क्या घटिया मजाक है? ये तो पूरे नोटबुक पर स्याही फैली हुई है। जितेश देखता है उसका होमवर्क उसके टपके हुए आंसुओं से पूरा खराब हो गया है। मिस, मैंने होमवर्क किया था, पर पानी गिरने की वजह से ये खराब हो गई। मैडम उनकी कोई भी बात नहीं सुनती और उसे डांटने लगती हैं। एक तो झूठ बोलते हो, ऊपर से जबान चलाते हो। निकलो मेरी क्लास से बाहर। तुम जैसे गरीब लोगों के लिए ये स्कूल बना ही नहीं है। तुम्हारे जूते कहाँ हैं? तुम्हारे जूते कहाँ हैं? कल से बिना जूतों के स्कूल मत आना। इस तरह सभी बच्चों के सामने डांट कर क्लास से बाहर निकाल देती हैं। इस तरह अक्सर कोई ना कोई बहाना बनाकर मैडम जितेश को क्लास के बाहर कर देती हैं। कुछ देर क्लास के बाहर रहने के बाद बेल बजती है और स्कूल की छुट्टी हो जाती है और जाते हुए रास्ते में पड़ने वाली नदी में गंदे किए हुए कागज फेंकते हैं। आज फिर नदी को गंदा कर दिया। पता नहीं ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। जितेश नदी में पड़ा हुआ कचरा उठाता है और उसे कूड़ेदान में फेंकता है। जितेश को ऐसा करते देख जल देवता मुस्कुराते हैं। जितेश घर आता है और बहुत परेशान है। मेरे पास जूते नहीं हैं। अगर कल जूते पहन कर नहीं गया तो टीचर मुझे स्कूल में नहीं जाने देगी। क्या करूं? भगवान जी, मेरी मदद कीजिए। जितेश बहुत सोचता है और उसके दिमाग में एक ख्याल आता है और वो सामने पड़ा हुआ एक सफ़ेद कागज उठाता है और उससे एक जूता बनाता है और जितेश उस जूते को अपने पाँव में पहनता है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल फिट बैठ रहा है। अब कल से यही जूते पहन कर जाऊंगा। अब जितेश के पास एक जोड़ी जूते तैयार हैं। चलो, अब इन जूतों को काले रंग से पेंट करेंगे और ये हो गए मेरी यूनिफॉर्म के शूज तैयार। जितेश दोनों जूतों को
काला पेंट करता है, जिससे दोनों जूते बिल्कुल यूनिफॉर्म के रंग में हो जाते हैं। अगले दिन जितेश अपने स्कूल में ये कागज के जूते पहनकर जाता है। जैसे ही उस पर मैडम की नजर पड़ती है, वो उसे आवाज देती हैं। ए लड़के, तुम? हाँ हाँ, तुम्ही को बोल रही हूँ, इधर आओ। मैडम देखती हैं कि जितेश ने आज जूते पहने हुए हैं। अच्छा किया जो जूते पहन कर आए हो, वरना आज तुम्हें स्कूल में दाखिल नहीं होने देती। चलो अपनी क्लास में जाओ। जितेश चुपचाप अपने क्लास में चला जाता है। जितेश ने आज भी अपना होमवर्क किया है। मैडम सबका होमवर्क चेक करती हैं। सब लोग अपना होमवर्क दिखाने के लिए लेकर आओ। जितेश, अपनी नोटबुक लेकर आओ। ये क्या, आज पहली बार तो जूते पहन कर आए हो, और वो भी इतने गंदे जूते। साफ करो इन्हें। मैडम मेज पे रखा पानी का ग्लास उठाती हैं और जितेश के जूतों पर फेंक देती है। जूतों पर पानी गिरने से उनका कलर निकल जाता है और कागज जगह जगह से गीला होकर फट जाता है। अच्छा, तो ये शैतानी की है तुमने? तो तुमने मुझे बेवकूफ समझा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है मैम। जब तुम्हारी एक जोड़ी जूते खरीदने की औकात नहीं है, तो तुमने स्कूल में दाखिल क्यों लिया? तुम जैसे गरीबों के लिए ये स्कूल बना ही नहीं है। अगर अब असली यूनिफॉर्म के जूते लाओगे तभी स्कूल आना, नहीं तो अपनी शक्ल मत दिखाना। जितेश चुपचाप स्कूल बैग उठाकर घर की तरफ जाने लगता है। उसका चेहरा उदास है। वो नदी किनारे बैठ जाता है। आज नदी में बहुत गंदगी है, पर जितेश उनमें से कचरा नहीं उठाता। ये देखकर जल देवता प्रकट होते हैं और उससे पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, इतने उदास क्यों हो? मेरे पास शूज नहीं है, इस वजह से मुझे स्कूल से निकाल दिया है। बस इतनी सी बात? तुम हमेशा मेरी सफाई करते हो, तुम्हारी इतनी मदद तो मैं भी कर सकता हूँ। जल देवता अपने जादू से जितेश के लिए एक जोड़ी जूते तैयार करते हैं। पर ये तो सफेद रंग के जूते हैं, मुझे काले रंग के चाहिए। जल देवता फिर से जादू से उन्हें काला कर देते हैं। ये लो, अब तो ठीक है ना? जितेश काले जूते देखकर बहुत खुश हो जाता है और इन जूतों को लेकर घर चला जाता है। जब जितेश इन काले जूतों को पहनकर स्कूल आता है तो मैडम उसे गेट पर रोक देती हैं। आज फिर से तो कागज के जूते पहनकर नहीं आ गए ना? नहीं मिस, ये तो यूनिफॉर्म शूज है। मैडम मन में सोचती हैं, लगता है ये मुझे बेवकूफ समझ रहा है। आज प्रार्थना सभा में सबके सामने इसकी बेइज्जती करूंगी। सभी बच्चे इकट्ठा होते हैं। मैडम जितेश को आगे बुलाती हैं। ये देखो, ये हमारी क्लास का होशियार लड़का है जो कागज के जूते पहनकर और उन्हें कलर करके स्कूल आता है। इतना कहकर मैडम जितेश के जूतों पर पानी फेंकती हैं। देखना, इसके जूते कैसे काले से सफेद हो जाते हैं। पर जितेश के जूतों का कलर नहीं उतरता। तभी मैडम फिर से जितेश के जूतों पर पानी फेंकती है, पर वो जूते ना ही फटते हैं ना ही उनका कलर उतरता है। उल्टा जल देवता के जादू से मैडम के चेहरे का रंग काला पड़ जाता है। मैडम को जब ये बात पता चलती है कि उनका चेहरा काला पड़ गया है, तो वो स्कूल छोड़कर भाग जाती है और कभी वापस लौट कर नहीं आती है। अब जितेश अपने जादुई जूतों को पहनकर स्कूल आता है और मन लगाकर तालीम लेता है। चांदीलाल एक गरीब आदमी है जो अपनी बीवी सोना के साथ गुजरात के एक छोटे से गांव में रहता है। चांदीलाल एक बनिया है, पर इसके बावजूद भी उसके पास पैसों की हमेशा तंगी रहती है, जिस वजह से उसका अक्सर अपनी बीवी सोना के साथ झगड़ा होता रहता है। जिंदगी भर बेरोजगार ही रहना था तो मुझसे शादी ही क्यों की? निकाह इसलिए किया ताकि तुम मुझे परेशान कर सको। इसमें परेशान करने वाली कौन सी बात है? छोटी छोटी चीजों के लिए मुझे तरसना पड़ता है और तुम्हें तो इसकी कोई फिक्र ही नहीं है। देखना, एक दिन मैं इतने पैसे कमाऊंगा कि तुम गिनते गिनते गिनतियाँ भूल जाओगी। और वो दिन मेरे मरने के बाद आएगा क्या? कोशिश कर रहा हूँ, शायद तुम्हारे मरने से पहले ही आ जाए। बीवी से झगड़ा करने के बाद चांदीलाल घर से निकलकर बाजार की तरफ जाते हुए मन ही मन में बुदबुदाने लगता है। अब तो इसका रोज रोज का नाटक हो गया है।
तंग आ गया हूँ इसकी गालियाँ सुनकर। मन करता है कहीं डाका डाल दूं। चांदीलाल टेंशन में एक चाय की दुकान पर जाकर कुर्सी पर बैठ जाता है और सामने टीवी देखने लगता है। ए भाई, चाय पिलाना। चांदीलाल देखता है कि टीवी में एक लड़का नकली नोट छाप रहा है और वो गौर से टीवी देखने लगता है। इतने गौर से क्या देख रहे हो साहब? आपको भी नकली नोट छापने का इरादा है क्या? नहीं नहीं, ये सब छोटे मोटे काम मैं नहीं करता। अगर करना ही है तो कुछ बड़ा काम करूंगा। नोट छापने से बड़ा काम और क्या हो सकता है? ऐसी चीज बनाऊंगा जिससे लोग बहुत सारे नोट देकर खरीदेंगे। ऐसी क्या चीज हो सकती है? दुनिया में बहुत सारी बेशकीमती चीजें हैं जिनके सामने ये नोट कुछ भी नहीं है। आपके दिमाग में क्या चल रहा है? ये तो तभी पता चलेगा जब मेरा दिमाग चलेगा। इसके लिए मुझे ब्रेड में मक्खन लगा के दो। चाय वाला ब्रेड पर मक्खन लगाकर चांदी वाले को देता है और चांदीलाल ब्रेड खाते खाते कुछ सोचने लगता है। सोना ने मुझे परेशान करके रखा है। मन करता है इतना सोना बनाऊं कि सोना हराम हो जाए। वो चाय वाले को पैसे देता है और वहाँ से घर आ जाता है। आ गए फिर मुँह लटका के घर। अरे कुछ खाने पीने को ही ले आते। इस बार ऐसी चीज लाया हूँ मेरी सोना, जिसके बारे में जानकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। पर तुम्हारे हाथ तो खाली है। हाथ खाली है, दिमाग तो खाली नहीं है ना। चांदीलाल घर में रखी सारी प्लास्टिक की चीजें जैसे बाल्टी, बोतलें इकट्ठा करता है और उनको काटने लगता है। वो बेहद मेहनत से काम करने लगता है और कुछ ही वक्त में कागज का हार बनाकर तैयार कर देता है, जो हार देखने में बिल्कुल असली सोने के जैसे लगता है। तभी उसकी बीवी सोना कमरे में आ जाती है। बच्चों के लिए खिलौना बना रहे हैं क्या? बच्चों के लिए खिलौने नहीं, बड़ों के लिए गहने बना रहा हूँ। तुम बस देखती जाओ मेरा कमाल। क्यों? लोगों की मति मारी गई है जो आपके ये कागज के हार को खरीदेंगे। तुम हर चीज में उल्टा ही क्यों सोचती हो? कभी दिमाग लगा के बात क्या करो। चांदीलाल किचन में आता है और एक पतीले में पानी गरम करता है और उसमें बहुत सारी चाय पत्ती डाल देता है, जिससे पूरा पानी लाल और सुनहरे रंग का हो जाता है। अरे चाय पत्ती क्यों बर्बाद कर रहे हो? बर्बाद नहीं कर रहा, बल्कि चाय की पत्ती की कीमत बढ़ा रहा हूँ। मैंने इस चाय पत्ती के पानी में कुछ सुनहरे केमिकल डाले हैं, जिनके केमिकल रिएक्शन से मैं इसमें जो भी चीज डालूंगा वो सोना होकर निकलेगी। चांदीलाल अपने बनाए हुए उस हार को उस बर्तन में डाल देता है। कुछ वक्त सुनहरे पानी में भीगने के बाद चांदीलाल उन हार को निकाल लेता है। अब ये क्या नहीं भला है? ये सोना है, शुद्ध खरा सोना। अब तुम देखती जाओ इस कलाकार का कमाल। चांदीलाल उन सभी हार को एक पोटली में जमा करता है और पूरे दिन उन्हें बाजार में ले जाता है और ठेला लगाकर उन हार को बेचने लगता है। आ जाओ, आज पहली बार ठेले पर शुद्ध सोने का हार ले लो। भाई साहब, ये वाला हार कितने का दिया? 2000 का। इतना सस्ता क्यों बेच रहे हो भाई? अगर महंगा बेचता तो फिर तुम बोलते कि अरे भाई इतना महंगा क्यों बेच रहे हो? अब जब मैं कम दाम में दे रहा हूँ तब भी तुम लोगों को समस्या है। आखिर तुम लोगों को चाहिए क्या? अरे भाई साहब, नाराज क्यों होते हो? मैं तो मजाक कर रहा था। ये लीजिए पैसे, हार पैक कर दीजिए। चांदीलाल कागज के बनाए उन सभी हार को सस्ते दाम में बेच देता है और बड़ी मात्रा में कागज के नकली गहने बनाना शुरू कर देता है। उसकी दुकान पर एक आदमी आता है। भाई साहब, मेरी बेटी की शादी है, कुछ हार दिखाइए। ये देखिए, सारे नए डिजाइन के हार हैं। उस आदमी को सारे गहने पसंद आते हैं और वो चांदीलाल से सभी गहनों को खरीद लेता है। अरे वाह, आज तो अच्छी कमाई हुई है। चांदीलाल पैसे लेकर घर आता है। लगता है आज मोटी कमाई हुई है। ऐसे में तो हम बहुत जल्दी अमीर बन जाएंगे। देखा, बनिए का दिमाग का कमाल। तुम्हारे मरने से पहले ही अमीर बना दिया तुम्हें। आप भी ना कुछ भी बोलते हो। अगले दिन सोना चांदीलाल के साथ दुकान पर चली जाती है। तभी वहाँ पर एक आदमी चिल्लाते हुए आता है। तुम ठग हो, धोखेबाज हो।
क्या हुआ भाई साहब? तुम नकली गहने बेचते हो। तुम्हारे इन नकली गहनों की वजह से आज मेरी बेटी की शादी टूट गई। मैं पुलिस में तुम्हारी शिकायत करूंगा। पुलिस का नाम सुनकर चांदीलाल की बीवी सोना डर जाती है। साहब, हम लोग गरीब हैं, बच्चे घर में भूख से तड़प रहे हैं, हमें माफ कर दीजिए। हम आज के बाद नकली हार कभी नहीं बेचेंगे। सोना को ऐसे रोते गिड़गिड़ाते देखकर उस आदमी को उन पर रहम आ जाती है और वो उन्हें माफ कर देता है और वहाँ से चला जाता है। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छी एक्टिंग करती हो। आखिर हूँ तो बनिए की बीवी ना। कुछ वक्त बाद गांव का सरपंच दुकान पर आता है। कैसे हो चांदीलाल? बस आपकी दुआ है सरपंच जी। बताइए क्या खिदमत करूं आपकी? सोच रहा हूँ आने वाले चुनाव में आदमियों को दारू पिलाने और पैसे देने की बजाय उनकी बीवियों को शुद्ध सोने के हार दे दूंगा, तो पूरा परिवार मुझे ही वोट देगा। वाह सरपंच जी, आप तो बड़े खिलाड़ी निकले। तुम भी कुछ कम नहीं हो। नाम चांदीलाल रखा है और सोना बेचते हो। तुम्हारे पास जितने भी हार है सारे बांध दो। चांदीलाल अपने दुकान के सारे गहने पोटली में बांध देता है। सरपंच उन्हें पैसे देते हैं और गहनों की पोटली लेकर सरपंच सभी गहने औरतों में बांट देते हैं। ये लो खातून, और हाँ, मुझे वोट देना मत भूलना। तभी बारिश होने लगती है, जिसमें भीगने पर गहनों का सुनहरा रंग उतर जाता है और कागज भी फट जाता है। ये तो नकली गहने हैं। सरपंच जी ने हमारे साथ धोखा किया है। सभी औरतें सरपंच जी को मारने के लिए दौड़ती हैं। सरपंच वहाँ से दौड़कर चांदीलाल की दुकान पर जाता है। चांदीलाल, अपनी बेगम को लेकर मेरे साथ चलो। सरपंच उन दोनों को लेकर अपने घर आता है और उन्हें अपने घर में बंदी बनाकर रखता है। गरीब लोग जो अपना खून पसीना जलाकर पैसे कमाते हैं और तुम लोग उन्हें लूटते हो, उसका क्या? सरपंच जी की इस बात से चांदीलाल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। हमें माफ कर दीजिए सरपंच जी। हम दोनों अभी से ये चोरी चकारी छोड़ देंगे और मेहनत कर कर कमाएंगे और लोगों से झूठ बोलकर कमाया हुआ पैसा उन्हें वापस कर देंगे। तुम लोगों के साथ क्या करना है ये तो पुलिस ही बताएगी। सरपंच ने उन्हें माफ करके चांदीलाल और सोना को पुलिस के हवाले कर दिया और गांव वालों को ऐसे ठग और चोरों से बच कर रहने की सलाह दी। बिलासपुर नाम का एक अनोखा गांव था। घर सबके कच्चे थे, लेकिन मन सबका पक्का। हमेशा वहाँ चहल पहल रहती थी। अधिकतर गांव के व्यक्ति शहर कमाने चले जाते और महीने में एक आध बार अपने गांव बिलासपुर आते। गांव की औरतें कुछ ना कुछ छोटे मोटे काम करके घर के खर्चे चलाया करती थीं। कहाँ जा रहे हो बेटा मोनू? घर चले जाओ, तूफान आ रहा है और बारिश आने की भी संभावना है। आज मेरे अब्बू शहर से मेरे लिए माटी का गुड्डा लेकर आने वाले हैं। मैं वो गुड्डा भूमर चाचा तुम्हें कभी नहीं दूंगा। लेकिन चलो, वो सीधा घर आ जाएंगे। तुम पहले अंदर चलो और अब्बू के ना आने तक तुम अपनी अम्मी के साथ ही रहना। उस वक्त मूसलाधार बारिश का वक्त था। पूरे गांव के लोग अपने अपने घरों में जाकर बारिश आके चले जाने का इंतजार कर रहे थे। अम्मी, अब्बू कब तक आएंगे? मैं कब से उनका इंतजार कर रहा हूँ। आ जाएंगे बेटा, बस तुम शांत हो जाओ और देखना वो तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आएंगे। कुछ ही देर में बहुत जोरों से बारिश होना शुरू हो जाती है। गांव पूरा डूबने वाला होता है। तब वहीं मोनू के अब्बू वहां पर आ जाते हैं। मोहतरमा, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, वरना हम यहीं फंस जाएंगे। क्योंकि मौसम विभाग से खबर आई है कि कई दिनों तक बारिश नहीं रुकने वाली। अगर हम यहाँ रहे तो हमारी दिक्कतें बहुत बढ़ जाएंगी। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? हमारा घर बार, हमारा ठिकाना, सब कुछ तो यही है। हमारे पास तो अब राशन भी नहीं बचा और इस घर के अलावा हमारे पास कोई दूसरा ठिकाना भी तो नहीं है। अब्बू, आप मेरे लिए गुड्डा लेकर आए या नहीं? बेटा, गुड्डा तो मैं तुम्हें बरसात के बाद दूंगा।
लेकिन मैं तुम्हारे लिए ये बड़ी सी किताब लेकर आया हूँ जिसमें तुम अपनी शिकायत लिख सको। तब उन्हें घूमर चाचा आवाज देते हैं, अरे चंद्रकांत बेटा, पूरा गांव नदी के उस पार जा रहा है। जब तक बारिश खत्म नहीं होती तब तक हम वहीं रहने वाले हैं। अपना कीमती सामान लेकर हमारे साथ वहाँ चलो। लेकिन हमारा गुजारा वहाँ कैसे होगा? हम क्या करेंगे वहाँ पर? तुम बस अपने घर का कीमती सामान ले चलो। कुछ राशन हो तो वो भी ले लो और वहाँ पर हमारे साथ चलो। इसी में सबकी जानें बचेंगी। वरना अगर नदी और बारिश का पानी हमारे घर में आ गया तो हमारे घर नहीं बचेंगे। चंद्रकांत अपने खानदान और कीमती सामान लेकर जा ही रहा था कि मोनू ने अपने साथ किताब भी ले ली। बेटा, तुम अपनी किताब मुझे दे दो, वरना तुम्हारी किताब पानी में भीग जाएगी। ठीक है अम्मी। सारे गांव वाले नदी के उस पार जाकर मिलते हैं और सारे ही जिसके पास जो हो सकता था वो लेकर नदी के पार चला गया। किसी ने बासी खाना लिया तो किसी ने अपने कपड़े और जेवरात। नदी के तट पर गांव वाले बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे थे। पूरे एक दिन उस तट पर बिताने के बाद ना राशन बचा और ना ही ठिकाना। पानी भी वक्त के साथ साथ भरता जा रहा था। अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा। हमें खुद इंद्रदेव से दुआ करनी होगी, तब जाकर कुछ तरकीब निकलेगी। आखिर इन सब में हमारी कोई गलती नहीं है। हे इंद्रदेव, रहम करो। हमारे साथ बच्चे और बूढ़े भी हैं। रहम करें, उन बेचारों की जान खतरे में है। उनकी दुआ सुनकर एक बड़ा सा उजाला आता है और इंद्रदेव प्रकट होते हैं। इस बारिश का कारण खुद पृथ्वी के लोग हैं। इसमें मैं तुम पर बारिश रोक कर रहम तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें बचा जरूर सकता हूँ। तुम्हारे बेटे के पास एक कागज की किताब है। उस कागज की किताब से वो जितने भी घर बनाएगा वो बड़े हो जाएंगे और बारिश में भीगेंगे भी नहीं। जैसे ही बारिश खत्म होगी सारे घर समाप्त हो जाएंगे। इतना कहकर इंद्रदेव वहां से चले गए और मोनू ने कई सारे कागज के घर बनाए। जैसे ही उन्हें जमीन पर रखा वो देखते ही देखते वो बड़े से कागज के घर बन गए। सारे बिलासपुर वासी कागज के घर में रहने लगे। बारिश अभी भी जोरों से चल रही थी। अम्मी, मुझे बेहद जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। इतनी तेज बारिश में हमारे पास खाने को कुछ बचा नहीं है। हम क्या बनाकर खिलाएं जिससे बच्चों का पेट भर पाए। चंद्रकांत घुम्मड़ चाचा के कागज की कुटिया में जैसे तैसे चला जाता है। क्या हुआ चंद्रकांत बेटा, तुम इतनी बारिश में बाहर क्यों घूम रहे हो? क्या बताऊं काका, मेरा बच्चा और बेगम दोनों भूख से करा रहे हैं। अगर हमने खाने का इंतजाम नहीं किया तो खतरा ना आ जाए। जैसे तैसे जाकर अब बारिश हमारे घरों में नहीं आ रही है, वरना हमारा असली घर भी पानी में डूब चुका है। मेरे गांव वाले घर में कुछ चावल और मसाला है। अगर वहां जैसे तैसे पहुंच जाएं तो कुछ दिनों के खाने का इंतजाम हो जाएगा। मेरे घर पे भी मेरा शहर से लाया हुआ बैग है। अगर हम वहां चलकर वहां पर कुछ इंतजाम कर सकते हैं तो बहुत भला होगा। कड़कड़ाती बिजली और बारिश में अपनी जान की बाजी लगाकर दोनों अपने बाढ़ में डूबे गांव बिलासपुर पहुंचते हैं। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि उनके गले तक पानी भर गया है। यहाँ तो पूरे गले तक पानी भरा हुआ है। कहीं हमारे घर का बचा खुचा राशन भीग गया होगा तो हम क्या करेंगे? हमारा यहाँ से लौट जाना ही ठीक है। नहीं, मैंने अपना राशन घर के ऊपर स्टील की टंकी में रखा हुआ है। अगर हम मेरे घर से वो टंकी ले चलें तो हमारा काम बन जाएगा। रुकिए, मैं जाकर ले आता हूँ, आप यहीं ठहरिए। चंद्रकांत घुम्मड़ चाचा के घर जाकर जो घर पानी से आधा भरा हुआ था वहां से राशन की टंकी ले लेता है। घुम्मड़ चाचा और चंद्रकांत सारा राशन लेकर कागज के गांव पहुंचते हैं। उनके हाथ में राशन देखकर पूरे गांव वाले बेहद खुश हो जाते हैं। इस चावल से हम खिचड़ी बनाकर खा सकते हैं। इससे हम कुछ दिन और यहाँ अच्छे से बिता लेंगे और सबका पेट भी भर जाएगा।
पूरे 2 दिन बीतने के बाद बारिश हल्की कम हो जाती है। लगता है बारिश बंद होने वाली है। अगर ऐसा होगा तो हमारा विलासपुर गांव, वहां जाकर हम रहने लगेंगे। कुछ ही देर में बारिश बंद हो जाती है। सारे बेहद खुश हो जाते हैं। बारिश के बंद होते ही कागज का गांव इंद्रदेव के कहने के तहत गायब हो जाता है। सारे अपने गांव विलासपुर पहुंचकर पानी कम होने का इंतजार करने लगते हैं। अरे देखो, कच्चे घर इतने भीगने के बाद भी नहीं डूबे। ये जरूर इंद्रदेव का करिश्मा है। ये अब मैं अपने असली घर में रहूंगा। हाँ बेटा, तुम अब यहाँ पर रहोगे। सारे गांव वाले अपना घर अच्छा पाकर खुशी खुशी विलासपुर में अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं।